हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 4। ये आज हमारा टॉपिक रहेगा बाल विकास के सिद्धांत। ओके, और ये जो टॉपिक है ये आपका न्यू टॉपिक है, क्योंकि आपका जो विकास वृद्धि के बारे में मैं क्लियर करा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। आपने देखा होगा पहली वाली वीडियो कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, उसके प्रभावित करने वाले कारक, विकास की अवस्थाएँ, आयाम, और ये सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक आता है आपका बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो हमारा जो टॉपिक आता है, टॉपिक क्या है हमारा, 2 टॉपिक है ये, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक मैंने क्लियर करा चुका है, इसमें सब कुछ करा दिया मैंने, अभी बताया आपको। तो हमारा न्यू टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। ओके, तो इसमें हमारे जो बाल विकास के सिद्धांत है वो बहुत सारे सिद्धांत हैं। फर्स्ट सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, थर्ड है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, 4 आता है वृद्धि विकास गति की दर एक सी नहीं रहती। आज हम पढ़ेंगे सारा। ठीक है, आगे है विकास सामान्य से विशेष, 6 नंबर पे आता है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। देन नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे आते हैं आपके विकास की दिशा का सिद्धांत, इम्पोर्टेंट है आपका ये। विकास लंबवत सीधा ना वर्तुलाकार होता है। वृद्धि विकास की क्रिया वंशानुक्रम वातानुक्रम का संयुक्त परिणाम है। निश्चित पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत। तो ये आपके 15 जो हैं सिद्धांत हैं जो आज इस क्लास में कंप्लीट करा दिए जाएंगे बिल्कुल। ओके, तो नाउ हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा निरंतर का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं हम। ओके, तो इसमें क्या होता है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। ओके, ठीक है, तो निरंतरता का जो सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार क्या है आपका कि विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? प्रक्रिया। तो कैसी प्रक्रिया है ये? ना रुकने वाली, ना रुकने वाली। मतलब कि जो निरंतरता का सिद्धांत है ये कहता है कि जो विकास है वो ना रुकने वाली प्रक्रिया है, मीन्स इन द सेंस कंटिन्यू ये क्या है, चलती रहती है। ओके, और माँ के गर्भ से ये स्टार्ट कब होती है? इसका स्टार्ट होती है ये आपके माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है, और माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है ये प्रक्रिया, और मृत्यु पर्यंत तक ये क्या है, कंटिन्यू चलती रहती है। तब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ही ये जो विकास है इसकी क्रिया जो है रुकती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्ष जो होते हैं इसके अंदर, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत है, सभी जितने भी व्यक्तित्व के पक्ष हैं, लाइक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संपूर्ण विकास जो है इसी निरंतरता के गुण के कारण संपन्न होता है। ठीक है, तो शॉर्ट्स में, संक्षेप में हम यही बोल सकते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत यही है कि ये ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये गर्भ से स्टार्ट होती है, मृत्यु तक चलती है, और व्यक्तित्व के सभी पक्षों का इसमें क्या होता है, विकास होता है। ओके, सेकंड है आपका व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो सेकंड में आता है आपका यही व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बालक का जो विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। ठीक है, वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्र में क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों व्यक्ति में क्या है, विभिन्नता देखने को मिलेगी। मान लो इसकी हाइट छोटी है, लंबी है, इसकी हाइट छोटी है, ये मोटा है, ये पतला है। ठीक है,
इनकी बुद्धि लब्धि इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो इनमें क्या होता है कि बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं इसमें, और कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी न किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। तो यही चीज़ है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, बुद्धि अलग है, इंटरेस्ट रुचि अलग है। तो ये आता है आपका व्यक्तित्व अंतर के सिद्धांत के अंदर। विकास के इसी सिद्धांत के कारण कोई भी बालक जो है, हम जैसे आता है ना आपका बुद्धि में कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मेधावी की कितनी होती है, पिछड़े बालक की कितनी होती है। तो ये सब क्या है, विकास के इसी सिद्धांत के कारण हम बता सकते हैं, इसी कारण होता है। जैसे कोई बालक मेधावी है, कोई सामान्य है, कोई बालक पिछड़ा या मंद है, तो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, आता है आपका विकास क्रम एक रूपता का सिद्धांत, यूनिफॉर्मिटी पैटर्न का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। तो जो ये सिद्धांत है विकास क्रम की एक रूपता का, ये बताता है कि जो विकास की गति है एक जैसी नहीं होती, जबकि व्यक्तित्व अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ क्या होती है, एक रूपता के दर्शन होते हैं। और इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक विशेषता देखने को मिलती है। जैसे मीन्स विकास क्रम की एक रूपता का मतलब यहाँ यही है। उदाहरण के लिए देखो कि मनुष्य जाति में अगर हम बात करते हैं मनुष्य जाति की, ठीक है, तो मनुष्य जाति में क्या होता है कि बालक की जो वृद्धि होती है, बालक की जो वृद्धि होती है वो सिर की ओर से प्रारंभ होती है। मतलब की ओर से प्रारंभ होती है। ठीक है, कि कोई भी अगर बालक होगा मनुष्य जाति के अंदर, तो जो भी उसकी वृद्धि होगी वो सिर से, हेड से ही स्टार्ट होगी। तो इसी तरह जो बालक के गत्यात्मक भाषा के जो विकास है में एक निश्चित रूप से क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, एक रूपता का मतलब यहाँ यही है कि मनुष्य जाति की बात करें तो कोई भी बालक हो उसकी जो वृद्धि होगी वो सिर की ओर से ही प्रारंभ होती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 4 नंबर का, आता है आपका वृद्धि विकास गति की दर एक सी नहीं रहती। ओके, तो क्या है आपका 4 नंबर का, आता है आपका 4 नंबर का है। तो यहाँ यही चीज़ है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है, मैंने बताया, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की जो गति है हमेशा जो विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी जो पहले वाली जो क्लासेस थी कि शैशवावस्था के शुरू का जो स्टार्टिंग जो वर्ष होता है, जो ये गति होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, मैंने बताया था आपको शैशवावस्था में क्या होती है, जो विकास की गति होती है वो तेज होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, परंतु बाद के जो वर्ष होते हैं उसमें क्या है, धीमी पड़ती चली जाती है। और किशोरावस्था में तब वापस आते हैं तो फिर इसकी गति जो है तेजी से होती है। मीन्स बाल्यावस्था में कम होती है। ठीक है, तो यही है कि विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था में तेज है, बाल्य में कम है, देन फिर उसके बाद किशोरावस्था में तेज हो जाती है। ओके, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। ठीक है, इस प्रकार वृद्धि और जो विकास की
गति में क्या होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और किसी भी अवस्था में ये एक जैसी नहीं रह पाती। ओके, क्लियर हुआ ये 4 पॉइंट। आगे आता है आपका 5 है विकास सामान्य से विशेष की ओर। तो 5 में आपका है कि जो विकास और वृद्धि की जो सभी दिशाओं में विशिष्ट जो क्रियाएं होती हैं वो पहले क्या होती हैं, पहले विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, देन उनका सामान्य रूप के साथ दर्शन होते हैं। लाइक जैसे उदाहरण के लिए इसमें बताऊं कि जो विकास है वो सामान्य से विशेष की ओर कैसे चलता है। विशिष्ट क्रियाओं से पहले क्या होती है, सामान्य रूप के दर्शन होते हैं इसमें। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसका ये हैंड है, अगर उसको कोई भी चीज़ पकड़नी है, ये सामान यहाँ रखा है या यहाँ पे भी है, तो वो पहले इधर हाथ मारेगा, फिर उधर हाथ मारेगा, फिर इधर मारेगा, उधर मारेगा, देन उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि इसी तरह शुरू में एक जो नवजात जो छोटा शिशु होता है, शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। परंतु लेकिन क्या होता है, बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जैसी ही होती है, तो ये क्रियाएं उसकी आँखों और जो वाक तंत्र होते हैं तक सीमित हो जाती है। ठीक है, मीन्स कि छोटा बच्चा रो रहा है तो वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा, अपने हाथ पैर इधर उधर मारेगा, लेकिन बाद में तब वृद्धि और विकास की प्रक्रिया हो जाती है ना, तो वही बच्चा तब बालक बड़ा हो जाता है, तो वो किसी चीज़ पे गुस्सा करेगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा कुछ चीज़, और या फिर अपने आँखों से मीन्स रोएगा तो आंसू निकलेंगे। ये नहीं है हर तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, पैर इधर मार रहा है, लात पैर इधर, एक पैर इधर मार रहा है, एक पैर उधर मार रहा है, तो इस तरीके से नहीं होता। और भाषा विकास में भी जो बालक के विशेष शब्दों से पहले क्या होते हैं, सामान्य शब्द ही सीखता है वो। ठीक है, तो सामान्य से विशेष की ओर यही है कि भाषा में भी वो पहले सामान्य शब्द सीखता है, देन उसके बाद विशेष। लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, ठीक है, वो पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो स्टार्टिंग में क्या कहता है, आपने देखा होगा, पापा 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 पापा, मम्मा मम्मा मम्मा, मतलब वो हर किसी को क्या है, पापा 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 बोलता है, हर किसी को क्या है, मम्मा मम्मा बोलता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे उसका विकास होता है तो उसको पता लग जाता है, समझ आ जाती है कि हाँ भाई, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा हैं, ये मेरी दीदी है। फिर वो हर किसी को पापा नहीं बोलता, वो पापा को ही पापा कहता है, मम्मा को ही मम्मा कहता है, दीदी को ही दीदी कहता है। तो ये होता है कि स्टार्टिंग में वो सामान्य की ओर है, हर किसी को मम्मा पापा कह रहा है, देन फिर उसके बाद वो विशिष्ट की ओर चला गया, विशेष की ओर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 7 आता है आपका 7 में आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका 6 वाले में, 6 में क्या आता है आपका, परस्पर संबंध का मतलब ये है कि विकास के सभी आयाम, ठीक है, कि जो क्या होता है, विकास होता है, इसके ऑल आयाम, जितने भी इसके आयाम होते हैं। अब आयाम इसके कौन कौन से होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके आयाम हैं। तो ये सारे आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, परस्पर इनका क्या होता है, संबंध होता है। इनमें से किसी भी अगर एक आयाम में कोई भी विकास हो रहा है तो वो अन्य सभी आयाम में होने वाले विकास की पूरी तरह से क्या करेगा, प्रभावित करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि में काफ़ी आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं, ये देखा होगा। लेकिन एक क्षेत्र में पाए जाने वाली जो न्यूनतमता होती है वो दूसरे क्षेत्र की ओर हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से जो पिछड़े बालक होते हैं
संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। एक तरह से कहने का मतलब यही है संक्षेप में कि विकास के जितने भी आयाम हैं ये सारे के सारे ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका विकास नहीं हो पा रहा है, रुक गया, तो मानसिक विकास में भी प्रॉब्लम होगी। मानसिक नहीं हो पा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम होगी, ये नहीं हो पा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनका संबंध होता है। ओके, 7 आता है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण के सिद्धांत में आपका क्या है, 7 नंबर में आता है आपका, 7 में आता है विकास की प्रक्रिया का जो एकीकरण का जो सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, मीन्स इसके अनुसार क्या होता है, बालक पहले संपूर्ण अंक को और फिर अंग के भाग को चलाना सीखता है। पहले सबसे पहले बालक क्या करेगा, संपूर्ण अंग, एकीकरण में संपूर्ण अंग को चलाएगा। देन उसके बाद क्या करेगा वो, फिर अंग के जो और भाग हैं, अंग के भागों को क्या करेगा, चलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें आ सकता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, पहले क्या करेगा, पूरे हाथ को चलाएगा। देन फिर उसके बाद क्या करेगा, पहले पूरे हाथ को चलाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उंगलियां जो होती हैं उंगलियों को चलाएगा, और फिर क्या करेगा, इन दोनों को साथ में चलाएगा, हाथ और उंगली को क्या करेगा, साथ में चलाएगा। ठीक है, तो एकीकरण का यही है। क्वेश्चन आ जाता है आपका, इम्पोर्टेंट है ये आपका, कि संपूर्ण अंग चलाना, देन उसके बाद भागों को चलाना, ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत है, एकीकरण के अंदर। या उदाहरण आ सकता है, सीटेट में तो आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि एक बालक पहले पूरे हाथ को चला रहा है, फिर उंगलियों को और फिर दोनों को, तो ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है आपका। ओके, 8 नंबर का आता है आपका, 8 आता है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो एक बालक, इसमें क्या होता है कि किसी भी बालक में, 8 है आपका, भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब कि किसी भी बालक में उसकी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा, ठीक है, क्या चीज़, कोई बालक है, उसकी दिशा, उसका स्वरूप के बारे में क्या है, भविष्यवाणी की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि एक बालक की कलाई की हड्डी का एक्स किरणों से लिया जाने वाला एक चित्र यह बताता है कि उसका जो आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार होगा। इसी तरह जो बालक की इस समय की मानसिक योग्यता के ज्ञान के सहारे उसके आगे के जो मानसिक विकास के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। मीन्स अगर कोई बच्चा है, अगर इसके पैर की हड्डी टेढ़ी है, उसका एक्सरा कराया है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये जो है लंगड़ा हो जाएगा बड़ा होके, क्योंकि इसकी हड्डी इस डायरेक्शन में जा रही है। इसी तरह से उसकी मानसिक योग्यता का ज्ञान, कि उसमें कितना ज्ञान है, तो हम फ्यूचर का आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा इस दिशा में जाएगा या इस तरीके से इतना ये कर सकता है। तो ये आता है आपका विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है, इम्पोर्टेंट है, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत, तो दिशा के सिद्धांत में आता है आपका 9 है आपका, दिशा के सिद्धांत में क्या आता है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में क्या करती है, आगे बढ़ती है। कि विकास की जो प्रक्रिया है यह दिशा व्यक्ति के वंशानुक्रम और
वातावरण कारकों से भी प्रभावित होती है। और इसके अनुसार क्या होता है, विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार, कि बालक सबसे पहले अपने सिर, सबसे पहले क्या है, अपने सिर, उसके बाद क्या है, भुजा की गति पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद फिर टांगों की तरफ जाता है, फिर कहाँ जाता है, टांगों की ओर जाता है। और इसके बाद ही वह अच्छी तरह से बिना सहारे के क्या है, खड़ा हो सकता है। ठीक है, कि पहले इससे, फिर भुजा की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर टांगों पर, और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। और देन खड़ा होने के बाद वो चलने लग जाता है। तो ये होता है एक दिशा का, कि पहले भाई सिर, फिर भुजा की गति पर नियंत्रण, फिर टांग पर, फिर खड़ा होना, देन चलना, ये सब आता है दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 10, विकास लंबवत सीधा ना वर्तुलाकार होता है। 10 नंबर का है आपका, इसमें आता है आपका कि बालक का जो विकास है वो लंबवत ना होकर, इनका कहना इसमें है कि लंबवत विकास, जो विकास है 10 नंबर में आता है, विकास क्या है, लंबवत, लंबवत क्या है, नहीं होता, लंबवत नहीं होता, जबकि कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। मीन्स किसी एक अवस्था में वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा और उसी गति में आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमी करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है ये, ताकि जो भी उसकी वृद्धि है विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। ये सब करने के पश्चात ही वह कुछ वर्षों में आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकता है। तो ये आता है इसके अंतर्गत। 11 आता है आपका वृद्धि विकास की क्रिया वंशानुक्रम वातानुक्रम का संयुक्त परिणाम है। तो 11 में आता है आपका कि बालक की जो वृद्धि विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है, वहीं वातावरण इस आधार को बनाए रखने के लिए व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री या वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। एक तरह से हम कह सकते हैं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों का समान महत्व है। मीन्स अगर बच्चे की, कोई बालक है, ठीक है, उसकी वृद्धि और विकास, इन दोनों में ही वातावरण और वंशानुक्रम, इन दोनों का समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 12, निश्चित पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। 12 नंबर में आता है आपका कि प्रत्येक जो प्रजाति होती है, क्या होती है, प्रजाति, ठीक है, चाहे वह पशु हो चाहे वो मानव हो, इनके विकास का एक निश्चित क्या होता है, प्रतिरूप होता है। क्या होता है इनका, निश्चित प्रतिरूप क्या होता है इनका, जो उस प्रजाति के समस्त सदस्य के लिए क्या होता है, सामान्य होता है। ओके, और उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका 13, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया।
13 में आता है आपका, 13 में है आपका कि वंशानुक्रम वातावरण की अंत्यक्रिया का जो सिद्धांत है कहता है कि कोई भी अगर बालक है, ठीक है, सॉरी 13 में है, कोई भी अगर बालक है तो उसकी जो वंशानुक्रम वातावरण की जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो उसका ही परिणाम है, उसी का ही क्या है, रिजल्ट है। केवल वंशानुक्रम या फिर केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा और गति को निर्धारित नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जो वातावरण है वही विकास की गति को निर्धारित कर रहा है या वंशानुक्रम है वो ही विकास की गति को निर्धारित कर रहा है, ऐसा नहीं होता। वरन ये दोनों की क्या होती है, अंतःक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, विकास की दिशा गति नियंत्रित की जाती है। ओके, तो ये है। 14 में आता है आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिंग प्रोग्रेस। 14 में है आपका चक्राकार। तो चक्राकार में क्या होता है, विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं कि जब किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। मतलब कि जो विकास है, विकास की जो स्थिति है वो एक तरह से क्या हो जाती है, कभी कभी चक्राकार में क्या होती है कि विराम स्थिति में आ जाती है। ठीक है, विकास की स्थिति। ओके, लेकिन कुछ अवधि के उपरांत क्षेत्र में विकास की गति फिर बढ़ जाती है। हाँ, विराम स्थिति में ही, देन उसके बाद फिर गति हो गई उसमें। ठीक है, फिर गति उसकी क्या करती है, बढ़ने लग जाती है। तो ये होता है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। 15 आपका लास्ट आता है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेट का सिद्धांत। तो जो 15 है ये सिद्धांत क्या कहता है आपका, ये सिद्धांत कहता है कि विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है, कि जितने भी विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंग, इनमें क्या होता है, इनमें समन्वय होता है। बालक अपने संपूर्ण अंगों को फिर उस अंग के विभिन्न भाग को चलाता है। ठीक है, और फिर इन समस्त भाग में समन्वय क्या करता है, स्थापित करता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंग या उनके भाग के बीच समन्वय जो होता है वो स्थापित नहीं होता, वो उचित विकास नहीं होता उसका। ठीक है, तो ये हैं आपके 15 बाल विकास के सिद्धांत, जिनमें आपका इम्पोर्टेंट निरंतरता का सिद्धांत है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और इसमें आता है आपका एकीकरण का दिशा का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत। में सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, सारे पता होने चाहिए, बट कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिन पर मैंने टिक का निशान लगाया। ओके, तो ये हैं आपके सारे सिद्धांत। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसमें कि बाल विकास को, नेक्स्ट हेडिंग है बाल विकास सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चे किस उम्र में क्या सीखते हैं। ओके, तो जो इसकी फर्स्ट उपयोगिता है वो यही है कि बाल विकास के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता यही है कि बच्चे किस उम्र में क्या सीखते हैं। अगर टीचर को बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पता है, उसकी नॉलेज है, तो वो पता लगा सकते हैं कि बच्चे किस उम्र में क्या सीखते हैं, उनको क्या चीज़ पढ़ानी चाहिए, कौन सी उम्र में उसके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, क्या नहीं होगा। सेकंड आता है इसमें पॉइंट बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाना। ठीक है, इसमें यही है कि बाल विकास के संबंध के ज्ञान अगर है तो शिक्षक को बालक की विशेषता, रुचि, क्षमता के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो इसकी शैक्षिक में उपयोगिता यही है कि बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाना। टीचर को पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे की रुचि क्या है, तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पालन पोषण का महत्व। ठीक है, विकास के जो सिद्धांत होते हैं इससे ये भी पता लगता है कि बच्चे के विकास में प्रकृति और पालन पोषण का महत्व
कितना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता। किसमें? पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता की। विकास जो है, विकास की जो अवस्थाएं हैं, विकास का जो सिद्धांत है, इससे पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट आता है 5, उपयुक्त वातावरण का निर्माण। तो नेक्स्ट क्या है आपका? 5 है उपयुक्त वातावरण का निर्माण। ओके, तो जो आपका वातावरण होता है, वातावरण और वंशानुक्रम, ठीक है, वातानुक्रम और वंशानुक्रम दोनों ही क्या है, बालक की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी तो होते हैं। तो बाल विकास के में इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो बालक की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस बात का भी ज्ञान वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर बालकों की प्रगति में सहायता बनने में शिक्षक की मदद करता है। नेक्स्ट आता है सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्या है आपका? सर्वांगीण विकास। कि इससे क्या होता है कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी जो है वो शिक्षक को हो। तो जो तुम्हारा टीचर है उसको जानकारी तभी होगी तब तुम्हें बाल विकास के सिद्धांत के बारे में नॉलेज होगी। किसको? टीचर को। कि अगर उसको सारे सिद्धांत के बारे में पता है तो वो व्यक्तित्व, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण जो विकास है उसका विकास जो है इजीली कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सीखने की प्रवृत्ति। तो इसमें क्या होता है सीखने की प्रवृत्ति में कि बालक के सिद्धांत से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि विकास की किस अवस्था में बालक के सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। ठीक है, कि विकास की किस अवस्था में, ओके, कि किस प्रकार की है, और यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। क्या करता है कि जो उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षक की मदद या सहायता करता है। ठीक है, तो इससे यही है कि विकास की किस अवस्था में बालक की सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। तो ये सब क्या है, बाल विकास के सिद्धांत से ये जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट आता है वृद्धि विकास की मात्रा। तो जो बाल विकास के सिद्धांत से क्या होता है, जो टीचर जो होते हैं उनको ये चीज़ पता लग जाती है, उनको पता चल जाता है कि वृद्धि और विकास की जो गति है, जो वृद्धि और विकास की क्या है, जो गति होती है या फिर जो मात्रा होती है, ओके, सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती। अतः हम बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए सभी बालकों से हर प्रकार के विकास की समान उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती है। ओके, मतलब कि वृद्धि और जो विकास है उसकी गति और जो मात्रा होती है वो हर एक बालक के अंदर अलग अलग होती है। और ये किससे पता लगता है? बाल विकास के सिद्धांत के माध्यम से ही पता चलता है। किसको? हमारे टीचर को। ओके, नेक्स्ट आता है बाल विकास का स्तर। इसमें क्या होता है कि किस आयु वर्ग में या फिर किस अवस्था में जो विशेष में बालक के विकास का क्या स्तर होना चाहिए। तो इस बात के ज्ञान से क्या होता है, अध्यापक को अपने जो उनका शिक्षण होता है, ठीक है, उसके उचित नियोजन में पूरी सहायता एक तरह से कह सकते हैं कि मिलती है। विकास का जो स्तर की दृष्टि से वो बालक का सामान्य, अति सामान्य से भी जो नीचे श्रेणी में आता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और उनकी शिक्षा एवं समायोजन व्यवस्था को उन्हीं के उपयुक्त रूप में ढालने का हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं।
ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बालक के जो स्तर है उसका पता लग जाता है किसको, कि बालक कौन से स्तर का है, सामान्य का है, अति सामान्य का है, सामान्य से भी नीचे श्रेणी का है, ये सब पता लग जाता है बाल विकास के सिद्धांत के माध्यम से टीचर को। नेक्स्ट आता है इसमें आयाम, ठीक है, कि वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम में से किसी भी एक आयाम में अगर बहुत अधिक या किसी दूसरे में उपेक्षित ना रखा जाए या इस बात को ध्यान में रखकर सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न रह सकता है। मीन्स कह सकते हैं कि अगर आयाम वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम में से अगर किसी भी एक आयाम के अंदर क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो दूसरे आयाम पर भी इफेक्टिव डालेगा। ठीक है। उसके बाद आता है नाउ लास्ट, विकास की अवस्थाएं। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो विभिन्न आयु और विभिन्न अवस्था में विशेष रूप से क्या होती है, संपन्न होती है। ओके। तो विकास की अवस्था का भी जो ज्ञान है वो बाल अवस्था के जो सिद्धांत है उसके माध्यम से टीचर को पता लग जाता है। देन वो उसका फिर क्या है, सारी चीज़ पता करने के बाद उनको उपयुक्त वातावरण देते हैं जिससे बालक का सर्वांगीण विकास वो कर सकें। ऐसा शिक्षण देते हैं, ऐसी परिस्थिति बनाते हैं, ऐसा विकास वातावरण निर्माण करते हैं वो जो बच्चे का अधिक से अधिक क्या हो सके, अधिक से अधिक क्या हो सके, सर्वांगीण विकास उसका हो सके, किसका, बालक का। ठीक है। तो ये है आपकी ये आपकी क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होती है। आज मैंने क्या पढ़ाया इसमें कि बाल विकास के सिद्धांत और इसकी शैक्षिक उपयोगिताएं। ओके। तो ये टॉपिक जो है ये आपका टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन करो आप, क्वेश्चन से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप कितना समझ पाए हो, आपको कितना आया है। ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है बाल विकास। बालक का विकास होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज सिर से पैर की ओर, सेकंड ऑप्शन पैर से सिर की दिशा में, सी ऑप्शन दोनों ओर या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास होता है वो कौन सी और होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका, करेक्ट आंसर इज सिर से पैर की ओर। ओके। सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें आपका, सेकंड क्वेश्चन आता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो किसने कहा है, स्किनर, हरलॉक, पियाजे या फिर ब्रूनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्किनर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत बाल विकास का एक सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन अनुभव ही विकास का एकमात्र निर्धारक है, कि जो अनुभव होता है वो विकास का ओनली वही अनुभव ही सिर्फ एकमात्र निर्धारक है विकास का। तो नो। विकास सुदृढ़ीकरण द्वारा निर्धारित होता है, रॉन्ग। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सटीक अनुमान लगाता है, तो सटीक तो लगाता ही नहीं है, तो रॉन्ग। नेक्स्ट लास्ट आता है, विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया के कारण होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन आता है आपका, मॉन्टेसरी के अनुसार विकास के क्रम सिद्धांत क्या है, सिद्धांत का क्या क्रम है। फर्स्ट बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सेकंड सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, उसके बाद लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, या फिर पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। तो हमारा क्या होता है, पहले इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन की सुनना। पहले हम सुनेंगे, देन हम बोलेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो एल, इसको हम बोल सकते हैं LSWR, मतलब कि लिसन, स्पीक, राइट एंड रीड। ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका, लास्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की गति का सिद्धांत को किसने दिया है। डगलसन, हॉलैंड ने दिया है, बूर ने दिया है, स्किनर दिया है, या डैबिन ने दिया है। तो किसने दिया है इसका सिद्धांत, जो दिया है वो दिया है आपका
डगल्स और हॉलैंड ने इस सिद्धांत को दिया है। ओके, तो यहाँ आपकी जो क्लास है ये समाप्त होती है। क्वेश्चंस भी करा दिए गए हैं, तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद आपका नया टॉपिक नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मीन्स जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद वही आनुवांशिक वातावरण वाला आपका टॉपिक आएगा। तो यहाँ क्लास होती है ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।